Assalamu alaikum dear students. I am Ms. Hajra Said and welcome you all in your online maths class. As we have started chapter number 1, today is our third lecture. The last day we did question number 1, 2 and 3 of exercise 1.1. Today we will be discussing question number 5, question number 6, question number 7, question number 8 and question number 9 of exercise 1.1. In the last lecture we studied different types of functions. तो उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखी थी. इवन ऑड भी था, हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी थे. इसके अलावा हमने सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी देखे थे. तो आज हम एक न्यू कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस एंड पैरामेट्रिक फंक्शंस. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास गिवन क्या है? गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1. एंड द अदर थिंग वी आर गिवन इज दैट इफ एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू माइनस 3 एंड एफ ऑफ माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को देख लेते हैं. स्टेटमेंट में आपके पास ये है कि एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स. आप इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें. अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ जाएगी तो फिर उसको आप इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं. आपके क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया हुआ है दैट इज़ एफ ऑफ एक्स. और हमने जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने ये भी देखा था कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया हो तो हम उसकी किसी कांस्टेंट पर भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. यानी अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे एफ ऑफ 2, और हमें एक एफ ऑफ 2 की वैल्यू दी भी हुई है -3. उन दोनों को कंपेयर करेंगे, वहाँ से हमारे पास बन जाएगी एक इक्वेशन. द सेम प्रोसीजर वी विल बी डूइंग फॉर एफ ऑफ -1. सो लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन. गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1. Replacing x by 2 in both sides of the above equation, we have f of 2 is equals to 2 cube minus a2 square plus b into 2 plus 1. 2 का क्यूब करेंगे वो आपके पास आ जाएगा 8, स्क्वायर करेंगे 2 का वो आ जाएगा 4, और b को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2b. So we will be getting f of 2 is equals to 8 minus 4a plus 2b plus 1. Also we have here given that f of 2 is equals to -3. अब देखें यहाँ पे एक f of 2 की वो वैल्यू है जो हमने फंक्शन में x को 2 से रिप्लेस करके फाइंड आउट की है. एक एफ ऑफ 2 की वैल्यू जो है वो हमें साथ ही दी हुई है कि -3. तो क्योंकि दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो एफ ऑफ 2 की हैं, इसका मतलब है इन दोनों को कंपेयर किया जा सकता है. तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया हुआ है, दोनों को कंपेयर किया हुआ है. एक साइड पे हमने रखा है -3 और एक साइड पे जो है वो हमने एफ ऑफ 2 की वो वैल्यू रखी है जो हमने एक्स को रिप्लेस करने से फाइंड आउट की है. इस इक्वेशन में आप देखेंगे कि दो कांस्टेंट्स, एक a है और एक b है. इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. यहाँ से आपका 2 कॉमन आ जाएगा, उसको कॉमन ले लेते हैं और 0 को एक साइड पे कर दें. We will be getting -2a plus b plus 6 is equals to 0. Name this equation as equation 1. Next again consider the function f of x is equals to x cube minus ax square plus bx plus 1. Replacing x by -1 throughout in the above equation, we have f of -1 is equals to -1 cube माइनस a, यहाँ पे आप x की जगह भी -1 स्क्वायर कर देंगे प्लस b, और x की जगह आ जाएगा आपका फिर -1 प्लस 1. f of -1 क्यूब
एफ ऑफ -1 इज इक्वल्स टू -1 क्यूब। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये आपका -1 आना था, आपका +1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे एंड वी विल बी लेफ्ट विद एफ ऑफ -1 इज इक्वल्स टू -a -b। Also we are here given that f of -1 is equals to 0. Again comparing both equations, we have 0 is equals to -a -b। अब आप ये देखें कि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में भी दो कांस्टेंट्स हैं हमारे पास a और b, और इक्वेशन 2 में भी हमारे पास दो कांस्टेंट्स हैं। कांस्टेंट्स भी कह सकते हैं, इस वक्त तो दो अननोन्स हैं, ए और बी। इन दोनों को आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। आप अपनी सेटिंग खुद भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लेंगे तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ से नेगेटिव नहीं कॉमन लिया, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं ताकि हमारा b कैंसिल हो जाए एंड वी विल बी गेटिंग -3a + 6 इज इक्वल्स टू 0। 3a is equals to 6 and a is equals to 2. This is the value of a. Now putting this value of a in equation 2, किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं, 1 में भी डाल सकते हैं, 2 में भी डाल सकते हैं, जिसमें मर्जी आप डाल लें, वहाँ से आपके पास निकल आएगी b की वैल्यू। सो वी आर हेयर वी हैव फाउंड दैट द वैल्यू ऑफ b इज़ 0। अच्छा, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज़ सो सिंपल, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसको आपने सॉल्व खुद करना है। लेट्स सी द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। A stone falls from a height of 60 meters on the ground. The height h after x seconds is approximately given by h of x is equals to 40 minus 10x square। उससे क्या कि एक स्टोन है, वो आपका 60 मीटर हाइट से, ऊपर से हमने उसको फेंका है, वो ऊपर से नीचे गिरेगा, ग्राउंड पे आएगा, तो उसकी हाइट जो है वो उसने हमें रैंडमली दे दी है, यानी हाइट का फंक्शन दे दिया। द हाइट एज आफ्टर x सेकेंड्स इज अप्रॉक्सीमेटली गिवन बाय एज ऑफ x इज इक्वल्स टू 40 माइनस 10x के, यानी ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा हमारा हाइट का फंक्शन। अब वो हमें कहते हैं व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्टोन आफ्टर x व्हेन x इज इक्वल्स टू 1.5 सेकेंड। तो अब आप खुद से गैस करें कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। येस, यू विल हैव टू सिंपली रिप्लेस x बाय 1.5। आपने x को सिंपली रिप्लेस कर देना है 1.5 से, और नेक्स्ट पार्ट में आपने इसको बिल्कुल इसी तरह से रिप्लेस कर देना है 1.7 से। जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ वहाँ पे आप लोग 1.7 से दोनों साइड्स पे रिप्लेस करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके साथ उसने हमें एक और पार्ट भी दिया, उसने हमें पूछा कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। उसने कहा कि आप ये भी बताएं कि स्टोन जो है वो ग्राउंड को कब टच करेगा। अब ये हमारी कॉमन सेंस है कि जो हमें फंक्शन उसने दिया हुआ है ना वो हाइट का है, तो जिस लम्हे वो ग्राउंड पे टच करेगा आप पहले ये फोकस करें कि उस लम्हे हाइट क्या होगी। तो एट दैट मोमेंट हमारी हाइट जो है वो 0 होगी। तो जिस वक्त वो ग्राउंड को टच करेगा उस वक्त हमारी हाइट 0 है। दैट मीन्स कि हमारा जो हाइट का फंक्शन है, हाइट का फंक्शन जो है वो उस पूरे का रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। तो यानी हम इस पूरे में एच ऑफ एक्स को रिप्लेस कर देंगे 0 से। वी विल बी रिप्लेसिंग एच ऑफ एक्स बाय 0, और वहाँ से आप ऊपर वाले फंक्शन में एच ऑफ एक्स को 0 से रिप्लेस करेंगे और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो वहाँ से आपका जो है वो x निकल आएगा एंड दैट विल बी एक्चुअली द टाइम। आप ये भी देख सकते हैं कि हो सकता है जब आप कैलकुलेशन करें तो आपकी x की दो वैल्यूज़ आ रही हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। तो ऐसे केसेस में ये होता है कि टाइम डेफिनेटली नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करेंगे और जो है पॉजिटिव वैल्यू वो आपका आंसर होगी। नेक्स्ट, the next thing we have here is the parametric functions and parametric equations. Sometimes a curve is described by expressing both x and y as a function of the third variable t or theta, which is called a parameter. The equations of the type x is equals to f of t and y is equals to g of t are called parametric equations of the curve. The functions of the form x is equals to at square and y is equals to at are called the parametric functions where t is the parameter.
यहाँ पे हमें वो बता क्या रहा है, यहाँ पे वो हमें ये बता रहा है कि एट टाइम्स ऐसा होता है कि किसी कर्व को हमने डिस्क्राइब करना होता है तो हम एक्स को भी ले लेते हैं किसी और वेरिएबल का फंक्शन, और वाई को भी ले लेते हैं किसी और वेरिएबल का फंक्शन। यानी एक्स और वाई जो हैं वो दोनों एक्सप्रेस हो रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ अ थर्ड वेरिएबल। जैसे अगर आप फर्स्ट ईयर रिकॉल करें, फर्स्ट ईयर में आपका जो फिज़िक्स का वेव्स वाला चैप्टर है, वहाँ पे जब हम पढ़ते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो वहाँ पे ये कंसेप्ट हमारा आता है थोड़ा सा कि आपने वहाँ पे सर्कल एक बन रहा होता है और सर्कल की इक्वेशंस हम लेते हैं एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। तो वहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा होता है, एक्स और वाई दोनों एक्सप्रेस हो रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ द थर्ड वेरिएबल दैट इज़ थीटा देर। तो समटाइम्स हम अगर एंगल की डिस्क्रिप्शन हो तो थीटा भी ले सकते हैं, अगर वैसे हो तो टी भी लिया जा सकता है। तो अगर आपके दोनों एक्स और वाई एक वक्त में किसी और वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस हो रहे हों तो ऐसी जो हमारे पास इक्वेशंस होती हैं उनको हम कहते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस, एंड सच फंक्शंस आर कॉल्ड पैरामीट्रिक फंक्शंस। और जो हमारे पास यहाँ पे टी या थीटा यूज़ हम करेंगे दैट विल बी कॉल्ड अ पैरामीटर। Here we have question number 7 now. Show that the parametric equations x is equals to 80 square and y is equals to 280 represents the equation of parabola y square is equals to 4ax। जैसे पैराबोला हमारे पास एक कर्व है, फिलहाल आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन इंशाल्लाह सेकेंड ईयर में हम इसके जब आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो इसकी डिटेल स्टडी भी आप करेंगे। हमारे पास डिफरेंट कर्व्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सर्कल एक सिंपल सी कर्व है, आपने अक्सर जो है वो खुद ड्रॉ भी किया है, देखा भी हुआ है। तो जैसे सर्कल एक कर्व है, इसी तरह से पैराबोला भी हमारे पास एक कर्व है। तो उसकी ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस है, वी हैव टू शो दैट दीज इक्वेशंस आर रिप्रेजेंटिंग द पैराबोला। इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है, सिंपली हमने दोनों इक्वेशंस को आपस में जो है वो सॉल्व करना है, इन द सेंस कि एक हम वैल्यू निकालेंगे, एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल लेंगे टी की और दूसरे में पुट कर देंगे। गिवन दैट एक्स इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल्स टू 280। अब यहाँ पे आप देखें टी हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, टी आपका इक्वेशन 1 से भी निकल सकता है, लेकिन उससे क्या होगा, अगर हम इक्वेशन 1 से निकालते हैं तो हम वहाँ पे क्योंकि टी स्केयर है तो हमें चाहिए टी, तो वहाँ स्केयर रूट का चक्कर पड़ जाएगा, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए हमने ये देखना है कि जो इक्वेशन सिंपल है अब वहाँ से टी फाइंड आउट कर लें। फ्रॉम इक्वेशन 2 टी इज इक्वल्स टू वाई ओवर 2a। Substituting this value in equation 1, we have x is equals to a y over 2a square। आगे आपने y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा, 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर आ जाएगा, और हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से एक एक कैंसिल हो जाएगा। वी विल बी लेफ्ट विद y स्क्वायर ओवर 4a। 4a को हम लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बच जाएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax विच इज़ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब हमने किया क्या, असल में हमने इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ किया है और हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला तक पहुंच गए। देयरफॉर इक्वेशन 1 एंड 2 रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसका एक और पार्ट भी हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2। Show that the parametric equations x is equals to a cos theta and y is equals to b sin theta represents the equation of ellipse। x square over a square plus y square over b square is equals to 1। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें ना तो इसका थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है। हमने ये कोशिश करनी है कि अगर जो हम एलिप्स बनाना चाहते हैं उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। तो जो हमारे पास गिवन इक्वेशंस हैं उन दोनों को हम 1 और 2 नेम कर लेते हैं। गिवन इक्वेशंस आर एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा। नेम दिस इक्वेशंस एज इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव x over a is equals to cos theta। From equation 2 we have y over b
इज इक्वल्स टू साइन थीटा। इन दोनों को स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ वी हैव एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर over b square is equals to sin square theta, and now we will be adding these two. Adding equation 3 and 4 we have x square over a square plus y square over b square is equals to cos square theta plus sin square theta. इनको हम ऐड कैसे करते हैं? ऐड हमेशा ऐसे होता है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो दोनों की लेफ्ट में ऐड होगी और राइट हैंड साइड जो है वो दोनों की आपस में राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी। यहाँ पे हमने ऐड क्यों किया? क्योंकि हमें अपने क्वेश्चन में देखने से अंदाज़ा हो रहा था कि हमें ये चीज़ चाहिए और हम ऐड करेंगे। आपका जो इसका एक और पार्ट ऐसा भी है कि आपने उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी आपके क्वेश्चन की जो गिवन स्टेटमेंट है वहाँ पे ऐसे दिया होगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे जो है वो अकॉर्डिंगली उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो आपका क्या बन रहा है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ द आइडेंटिटी। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो हमने 3 पढ़ी होती हैं उनमें से फर्स्ट वाली फंडामेंटल आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। देयरफॉर द इक्वेशंस x is equals to a cos theta and y is equals to b sin theta are representing the ellipse। अब आपने इसका जो थर्ड पार्ट है वो आपने खुद करना है। इसके साथ आपने यू हैव टू डू द एग्जाम्पल 1 ऑन पेज 9, उसको भी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। For solving question number 8 of exercise 1.1, let's recall the hyperbolic trigonometric functions। हमने अपने लास्ट लेक्चर में जब हमने टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ी हैं वहाँ पे हमने हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे, और इसके साथ हमने वहाँ पे ये कहा था कि हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं दे आर डिफाइंड बाय देयर फार्मूलाज। तो लेट्स रिकॉल द फार्मूलाज। साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर 2। cos hyperbolic x is equals to e raised to power x plus e raised to power minus x over 2। इसी तरह tan का हमारा जो फॉर्मूला था वो था tan hyperbolic x is equals to e raised to power x minus e raised to power minus x over e raised to power x plus e raised to power माइनस एक्स। और मैंने आपको कहा था कि आपने यही 3 बेसिक फार्मूलाज हैं जिनको अच्छे से लर्न करना है। जब हम इन्हीं तीनों को रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको बाकी तीनों फार्मूलाज मिल जाएंगे। In question number 8 we have to prove the identities। बिल्कुल जैसे हमने फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी और उनको हम प्रूव भी किया करते थे, तो इसी तरह यहाँ पे आपके पास हैं हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। यू हैव टू प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। नंबर 1 उसमें आपके पास है साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल्स टू 2 साइन हाइपरबोलिक x एंड कॉस साइन हाइपरबोलिक x। ये आपको वैसे ऑरली भी आनी चाहिए, और आप अगर इसको देखें तो ये बिल्कुल साइन 2x वाले फॉर्मूले की तरह ही है, देयर इज़ नो डिफरेंस इन इट। साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल्स टू 2 साइन हाइपरबोलिक x एंड कॉस हाइपरबोलिक x। और बाज़ जगह पे हम देखेंगे कि फार्मूलाज में कुछ ना कुछ डिफरेंस भी होगा। जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूलाज हैं और हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो आइडेंटिटीज़ हैं वहाँ पे फ़र्क होगा। तो आपने जो डिफरेंस होगा वो नोट डाउन करते रहना, ताकि आपको एक तो फार्मूलाज मिक्स ना हो, दूसरा एट टाइम्स ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको फार्मूलाज अच्छे से पता होने चाहिए। हम ऐसा कर लेते हैं कि हमें साइन हाइपरबोलिक 2x का डायरेक्ट तो फार्मूला नहीं पता, लेकिन अगर हम देखें तो राइट हैंड साइड पे हमें साइन हाइपरबोलिक x का भी पता है और कॉस हाइपरबोलिक x का भी पता है फार्मूला। तो हम राइट हैंड साइड को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट राइट हैंड साइड 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। 2 तो हमारा वैसे ही रहेगा, साइन हाइपरबोलिक x की जगह उसका फार्मूला पुट कर देंगे और कॉस हाइपरबोलिक x की जगह उसका फार्मूला पुट कर देंगे। अब आप देखेंगे ये तीनों प्रोडक्ट में हैं, तीनों अगर प्रोडक्ट में हैं तो 1 2 तो आपका कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास रह जाएगा 1 2।
और अगर आप ऊपर वाली टर्म को देखें तो ऊपर वाली टर्म में क्या आ रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ पे हमारा a जो है दैट इज़ e रेज टू पावर x एंड b जो है वो हमारा आ रहा है e रेज टू पावर माइनस एक्स। तो अगर हम इसको a माइनस बी और a प्लस बी वाले फॉर्मूला को अप्लाई करें तो हमारा जो न्यूमरेटर है वो बन जाएगा e रेज टू पावर 2x माइनस e रेज टू पावर माइनस 2x। आपका ये जो न्यूमरेटर में 2 आ रहा है ना, ये एक्चुअली में कैंसिल हुआ हुआ है, तो ये बाय मिस्टेक आपके वो जो है वो टाइपिंग में आ गया। तो आपकी राइट हैंड साइड जो है वो हमने लेकर चले थे और लेफ़्ट हैंड साइड तक पहुंच जाएंगे साइन हाइपरबोलिक 2x। ये आपका जो ये वाला 2 है ये नहीं आना। इसको करेक्शन कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो बहुत ही सिंपल हैं, उनमें सिंपल फार्मूलाज लगने हैं। आपने 6 के 6 फार्मूलाज बहुत अच्छे से अपनी नोटबुक पे लिखने हैं। आपने पहले 2-2 3-3 दफ़ा फार्मूलाज लिखने हैं, 3 दफ़ा देख के लिखें, उसके बाद उसको ऑरली लिखें, फिर उसको चेक करें आपके फार्मूलाज ठीक हैं। जब आपको बहुत अच्छे से फार्मूलाज लर्न हो जाए फिर उनको खुद अप्लाई करें। और दीज क्वेश्चन आर वेरी सिंपल, यू कैन ईजिली डू दैम बाय योर सेल्फ। Also you will have to do the example 2 on page 9. Okay, next let us recall the even and odd functions. हम देख लेते हैं even और odd functions का ये न्यू कॉन्सेप्ट था आपका एफएससी में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आपका पेपर में लाजमी जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है और एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा, इनकी डेफिनेशन से भी बनता है। और यही क्वेश्चन नंबर 9 जो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है इवन ऑड फंक्शंस वाला, यहाँ से भी वो आपको एक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बनाता है। A function is even when f of minus x is equals to f of x for all x. हमने लास्ट लेक्चर में भी इसकी डिस्कशन की थी कि आपका फंक्शन इवन कब होगा, जब हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें और इन द एंड हमारे पास वही फंक्शन दोबारा बन जाए, देन आवर फंक्शन विल बी इवन फंक्शन। और ऑड फंक्शन के बारे में हमने कहा था कि अ फंक्शन विल बी ऑड व्हेन f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स। यानी अगर हम अपने x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें और इन द एंड थोड़ा बहुत सॉल्व करने के बाद, सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास ऐसा हो कि पूरे फंक्शन में से बाहर नेगेटिव साइन कॉमन आ रहा हो, देन आवर फंक्शन विल बी ऑड फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 9 में वो हमें पूछ रहा है डिटरमिन whether the given function f is even or odd. We have to check whether the given function is even or odd. Let's take its first part. f of x is equals to x cube plus x. अब देखिए डेफिनेशन से ही हमें आइडिया हो रहा है कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा। गेस करें व्हाट कैन बी द फर्स्ट स्टेप। यस, यू विल हैव टू सिंपली रिप्लेस x बाय माइनस एक्स। आपने सबसे पहले गिवन लिखना है, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स, देन यू विल हैव टू रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स थ्रू आउट। लेफ्ट हैंड साइड पे भी रिप्लेस कर दें, राइट हैंड साइड पे भी रिप्लेस कर दें। जब आप राइट हैंड साइड पे रिप्लेस करेंगे तो जो आपका एक्स क्यूब है, जब उसको हमने माइनस एक्स रिप्लेस किया है तो जब माइनस का क्यूब करेंगे तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा और ये हमारा प्लस माइनस बन जाएगा माइनस। अब आप यहाँ पे नोट करें, आपने खुद फोकस करना है कि यहाँ पे आया दोनों में से, दोनों टर्म्स में से नेगेटिव साइन कॉमन आ सकता है। यस, यहाँ पे हमारा दोनों टर्म्स में से नेगेटिव साइन कॉमन आ जाएगा और हमारे पास रह जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स। वट वॉज एक्चुअली एक्स क्यूब प्लस एक्स? इट वॉज एक्चुअली एफ ऑफ एक्स। तो यानी हमने ये देखा है कि हेयर वी हैव एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द अबव डेफिनेशन इट विल बी एन ऑड फंक्शन।
Let's try another part of this question. Determine whether the given function f is even or odd. ये इसका पार्ट फ्रैक्शन वाला जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने बुक पे इसको अच्छी तरह हाईलाइट कर लेंगे, पेपर में ये अक्सर आ जाया करता है. Given that f of x is equals to x raised to power 2 by 3 plus x, रिप्लेस करेंगे x by minus x. f of minus x is equals to minus x raised to power 2 by 3 plus 6. अब इसका ये स्टेप जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इस स्टेप को अपनी बुक में जब आप नोटबुक पे भी करें तो इसको हाईलाइट कर लें कि आप ये देखें, हमने अब अपने क्वेश्चन की जो सेटिंग है ना वो खुद करनी होती है. आपने इसको सेट ऐसे करना है कि हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि 2 को हम एक दफ़ा लिख दें और बाहर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 1/3 लिख दें. उससे हमें फ़ायदा क्या होगा? उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि जो हमारा माइनस एक्स है, जब उसको स्क्वायर करेंगे देन वी विल बी गेटिंग पॉजिटिव एक्स, यानी हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/3. और रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स के अकॉर्डिंग ये हमारे पास 2 और 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड वी विल बी गेटिंग एक्स रेज टू पावर 2/3 प्लस 6. तो ये असल में क्या बन गया? इट इज़ अगेन एफ ऑफ x. So here we have f of minus x is equals to f of x. Once again recall the definition. If f of minus x is equals to f of x, then it will be an even function. तो ये आपका क्या होगा? even function. At times हमारे पास ऐसा होता है कि ना हमारे पास इवन वाली डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही होती है और ना हमारे पास ऑड वाली डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है. तो ऐसे सिचुएशन में हम ये कह देते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो दैट इज़ नीदर इवन नॉर ऑड. तो लेट्स डू एन एग्जाम्पल ऑफ सच टाइप ऑफ फंक्शन. गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1. Given that f of x is equals to x minus 1 over x plus 1, replacing x by minus x throughout, f of minus x is equals to minus x minus 1 over minus x plus 1. अब यहाँ पे देखें, ना तो आप कॉमन लेने वाली सिचुएशन में, अगर आप कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली टर्म चेंज हो गई है, यानी वो एफ ऑफ एक्स नहीं बना. आप कॉमन लेके चेक कर लें, अगर आपने ऊपर न्यूमरेटर से कॉमन लेते हैं तो न्यूमरेटर चेंज हो गया और डिनोमिनेटर से तो हम फ़िलहाल कॉमन नहीं ले रहे. अगर लेंगे तो वो तो फ़ायदा ही नहीं रहेगा कि ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा. तो आपने किसी एक जगह से लेना है. न्यूमरेटर से कॉमन लेते हैं तो हमने देखा कि न्यूमरेटर चेंज हो गया, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो ना तो हमारा एफ ऑफ एक्स के इक्वल है और ना ही एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल है. तो here neither the definition of even function nor the definition of odd function is being satisfied. So our function will be neither even nor odd. नहीं, हमारा यहाँ पे जो function है it will be neither even nor odd. नेक्स्ट देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड आपको मिलेगी एक एग्ज़ाम्पल. You will get an example 3 on page number 10. You will have to solve that by yourself. Also you will have to do the practice of remaining questions and these also. इन सब की भी आपने प्रैक्टिस करनी है, जो बाकी वाले हैं उनको भी अपने हाथ से सॉल्व करना है. और इसके अलावा कहीं पे अगर इसमें आप चेक कर लीजिएगा, कहीं एक जगह कुछ छोटी सी प्लस माइनस की मिस्टेक है तो डेफिनेटली वो मुझे पता है कि आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, उसको खुद से करेक्शन कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने किया उसमें थोड़ी सी प्लस माइनस की कोई मिस्टेक है, उसको सेट कर लीजिएगा. नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह.